कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंट बनाते हैं किसी को अपने, मतलब वो अपना सामान बेचेगा अपने लिए। तो एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर, किसी दूसरे आदमी के लिए वो कोई काम करके दे। तो जिसके लिए काम कर रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो काम करता है उसको बोलते हैं एजेंट। ठीक है। जनरली क्या अलाउड होगा, वट एवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली शेल बी अलाउड टू बी डन थ्रू एजेंट, एक्सेप्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बात लिखा है तो उसको अलग बात करो। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जनरली एजेंट के थ्रू नहीं होता, जैसे पेंटिंग, मैरिज या सिंगिंग, ये सब जनरली एजेंट के थ्रू। हम ये नहीं बोल सकता हम मेरी जगह मेरा एजेंट गाना गाएगा, हम ये नहीं बोल सकता मेरी जगह मेरे एजेंट से शादी कर लो। ये क्या हो रहा है ना। लेकिन जनरली बाकी चीजें एजेंट करके देते हैं। He who does not act through a duly unauthorized agent does himself, that is the act of agent are considered to be act by the principal। अच्छा, ये माना जाएगा कि जो एजेंट किया मतलब प्रिंसिपल खुद ही किया, मतलब ये नहीं बोल सकता बाद में प्रिंसिपल ये तो एजेंट किया हम क्या करें, हम नहीं मानते इस बात। अनलेस एंड अनटिल वो अनऑथराइज्ड एजेंट, हम उसको ऑथराइज ही नहीं किया और वो मेरे भी हाथ में मेरा प्रॉपर्टी बेच दे, ये अलाउड नहीं है ना, ये अलाउड नहीं है ना। लेकिन हम उसको ऑथराइज किए हैं, तब फिर वो मेरे भी हाथ में मेरा घर बेच सकता है। तो हम ये बाद में ये नहीं बोल सकता अरे एजेंट बेचा, हम नहीं देंगे, जाओ घर का चाबी, या नहीं देंगे घर का पेपर, या नहीं बेचना हमको जाओ, ऐसे नहीं होता है। आप उसको ऑथराइज किया आपका घर बेचने के लिए, अब वो कहीं पे डील करके आ गया और आप ये बोल रहे तो एजेंट डील किया, हम क्या करें। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते। अब आता है टॉपिक एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी एक प्रिंसिपल और एजेंट की टाइप का एग्रीमेंट है। हाँ सर, है बिल्कुल सर, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, वो चलता है। कंपिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कंपिटेंट होना चाहिए। कंपिटेंट मतलब मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हाँ, लेकिन एजेंट को कंपिटेंट होना जरूरी नहीं है, मतलब माइनर कैन बी एन एजेंट। ये पढ़े भी थे जब माइनर पढ़े थे तो। हाँ, ये बात सच है सर। एक टाइप का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है इनके बीच में, मतलब कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, दोनों ने एक दूसरे का भाई लगता है, ना चाचा लगता है, ना मामा लगता है। ठीक है। क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशन है इनके बीच में, लॉफुल रिलेशन। कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है। जब कंसिडरेशन पढ़े थे वहां पे एक्सेप्शन में पढ़े थे ना, एजेंसी देने के लिए कंसिडरेशन नहीं भी ले तो भी चलेगा, तो कंपलसरी नहीं है। होता है वो अलग बात है, बट कंपलसरी नहीं है। और हमारा क्लियर इंटेंशन होना चाहिए प्रिंसिपल और एजेंट के रिश्ते में आने के लिए। वही तो बात बोले सर, लीगल रिलेशन। ठीक है। हाँ। अब आता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी में भी क्रिएटेड अंडर फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे एजेंसी क्रिएट होता है, वेज क्या है। तो सर नंबर 1 बोला बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट और बाई इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। मतलब यहाँ पे वर्ड और स्पोकन में बोल क्या करे तो एक्सप्रेस हो गया, इतने भी ओरल और राइटिंग। और जहाँ पे ओरल और राइटिंग के बिना बाई कंडक्ट, बाई बिहेवियर ऐसा कुछ किए कि वो मेरा एजेंट है, चलेगा सर। इम्प्लाइड एजेंसी होता है। अब इम्प्लाइड एजेंसी में कुछ बहुत मजेदार बात की है। एजेंसी बाई स्टॉपेल। स्टॉपेल क्या होता है, ये वर्ड नहीं भूलने का है। स्टॉपेल और होल्डिंग आउट ये दोनों बहुत काम का वर्ड है, भूलने का नहीं है। स्टॉपेल में क्या हो रहा है देखो, प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट लीड अनदर पर्सन टू बिलीव दैट द पर्सन इज हिज एजेंट। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम चंद्रलेखा मेरी एजेंट है, हम प्रिंसिपल है। एक्चुअली में है नहीं, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ हमारे बीच में, बट हम हर जगह यही बोलता फिरता हाँ चंद्रलेखा मेरी एजेंट है, चंद्रलेखा मेरी एजेंट है। अब कोई आदमी चंद्रलेखा के थ्रू डील कर लिया और अब हम बोल रहे हैं नहीं हम तो नहीं देंगे, कहाँ लिखा है चंद्रलेखा मेरी एजेंट है, कोई प्रूफ नहीं। बोलेगा आपका बिहेवियर या वो एजेंट नहीं है तो आप क्यों सब जगह बोल रहे थे वो एजेंट है। देखो जैसे एग्जाम्पल दिया, ए से बी इज प्रेजेंस ऑफ सी,
that agent of C. A says in presence of B that he is the agent of C. C वहां पर है, A बोल रहा है हम उसका एजेंट है, B को बोल रहा है. C does not deny. C मना भी नहीं किया, बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता नहीं हम एजेंट नहीं. तो यहाँ पर प्रिंसिपल बोलता फिर रहा है और यहाँ होल्डिंग आउट में उल्टा होगा. एजेंट बोलता है. If one person knowingly admit another to act on his behalf and allow him to do so, later he cannot deny the act of that person. चंद्रलेखा सब जगह बोल रही है हम नीरज सर के एजेंट हैं, हमको नीरज सर ये प्रॉपर्टी बेचने का राइट दिए हैं, एजेंसी दिए हैं. हमको पता चला ये बात बट हम डिनाई नहीं किया. एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में ऐसा तो बात ही नहीं हुआ था आपके और मेरे बीच में. लेकिन सर आप डिनाई भी नहीं किए सब जगह में, आपको पता होते हुए भी कि चंद्रलेखा ऐसा बात बोल रही है. तो सर ये दो तरीके से एजेंसी नहीं होते हुए भी एजेंसी हो जाएगी. ठीक है सर. कई बार नेसेसिटी जरूरत के समय इमरजेंसी में किसी को अपना एजेंट रखना पड़ता है. इमरजेंसी के कारण एजेंसी क्रिएट हो रहा है, वो भी आ जाएगा डेफिनेशन. सर केस वेयर एजेंट पे नेसेसिटी का एग्जांपल क्या एग्जांपल दीजिए. व्हेन एन एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी इन इमरजेंसी. हम आपको बोला था मेरा स्टॉक जो है ना वो 30 रुपये केजी करके बेचना, उसके नीचे बेचोगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे. लेकिन आपको पता चला अचानक गवर्नमेंट स्टॉक पे बैन लगाने वाला अगला 1 घंटा में. आपको लगा मेरे मालिक को पूरा ही नुकसान हो जाएगा, प्रिंसिपल को पूरा ही नुकसान हो जाएगा अगर बैन लग गया तो. आपको कोई एक पार्टी मिला जो 28 रुपये केजी में लेने को तैयार था. आप देखिए अगर बैन का न्यूज आ गया बाजार में तब तो 28 रुपये छोड़ो 2 रुपये 80 पैसा में भी नहीं बिकेगा. बैन माल कोई नहीं लेगा ना. नहीं. तो एजेंट को लगा चलो 2 रुपया कम ही सही, माल प्रिंसिपल बोला था 30 रुपया के नीचे मत बेचना, लेकिन 28 में भी बिके, चलो बेच देते. तो एजेंट एक्सीड कर रहा है अपने पावर को इमरजेंसी में, वो अलाउड होगा. हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिक एजेंसी है. लिविंग टुगेदर, दो आदमी साथ में रह रहे ऑटोमेटिक एजेंसी है. कैरियर ऑफ गुड, एक्टिंग ऑन वैलिड एनी टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व द गुड. तुम मेरी ट्रांसपोर्टर हो, तुम उसको लेकर जा रही थी, गुड पूरी तरीके से भीग चुका था, तुमको ऐसा कुछ करना था कि उसको प्रिजर्व करें, तुम उसको दूसरा कार्टून में पैक करके रख दी. एक मिनट होल्ड करो. चलो आगे. सर बात कर बोला भाई रेक्टिफिकेशन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी में रेक्टिफिकेशन इज सेट टू बी अराइज when a person on whose behalf the act is done without the knowledge or authority express or implied except such act. आपको बिना बताए आपका काम हम कर दिया, हम आपका एजेंट है. बाद में आप बोले अच्छा ठीक है चलो तुम कर दिया हम मान लेते. मतलब आप उसको रेटिफिकेशन करो, रेटिफिकेशन बाद में एजेंसी क्रिएट करो एक टाइप का, और काम पहले ही हो गया. तो वहां वो वैलिड है. ठीक है. और लास्ट बोला भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ. सर कानून अगर बोल रहा है तो ऑटोमेटिक एजेंसी क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियस बात है. लॉ बोलेगा तुम दोनों मिलकर ये काम करो, इसको अपना एजेंट अपॉइंट कर लो और ये काम कर लो, करना ही पड़ेगा. ठीक है. अगला हेडिंग है सब एजेंट. सब एजेंट क्या होता है? अच्छा ऊपर कुछ टॉपिक छूट गया, सॉरी. यहाँ पे बोला था एसेंशियल ऑफ रेटिफिकेशन. एसेंशियल ऑफ रेटिफिकेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस है. मतलब हम पहले तुम मेरे लिए मेरा एप्रूवल भेज दिए, तब तुम मेरे एजेंट नहीं थे. अब बाद में हम तुमको एजेंसी ओके कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है चलो हम रेटिफाई करता है,
आज से तुम मेरे एजेंट और पिछला जो सामान बेचे हैं वो भी मान लेते हैं। तब ये रेटिफिकेशन के लिए कुछ कंडीशन है, सिर्फ फुल नॉलेज होना चाहिए दोनों को, और पूरा ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रहा है। थर्ड पार्टी को कोई भी डैमेज हो रहा है वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम चुकाएगा। मेरे एग्जिस्टेंस में तुम ये काम कर रहे हो, रीजनेबल टाइम के अंदर डिसीजन लिया गया हो, और जो एक्ट हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं हो रहे हैं, और मेरा हम गुड्स का ओनर है तब हम तुमको रेटिफाई कर रहे हैं, और आपस में हम लोग दोनों प्रॉपर बातचीत किए हैं रेटिफिकेशन का, तभी रेटिफिकेशन हो। ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी कुछ काम का बात बोला है, लॉ बोल दिया लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है। अच्छा क्या बोला है? नहीं, ऑपरेशन वाला बात तो खत्म हो गई, दूसरा पॉइंट पे आ गया। ये सब एजेंट का है, सेक्शन 190। यहाँ बोला है एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट विथ हिज एक्सप्रेस और इम्प्लीफाइड अंडर द परफॉर्म पर्सनली। यहाँ पे बोल रहा है तुम मेरी एजेंट हो, तुम मेरी एजेंट हो, तुम गुड्स किस तुम एक और एजेंट अपने अंडर में अपॉइंट कर लियो। तोड़ पासवर्ड क्या हुआ? पासवर्ड एक सेकंड सर। सेक्शन 190 बोलता है कि एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म। हम आपको एजेंट अपॉइंट किए, आप किसी और को ये नहीं बोल सकते कि मेरे बिहाफ में वो काम करे, अनलेस एंड अनटिल जो प्रिंसिपल है वो इस बात के लिए रेडी हो जाए। तो देखो इसका एक्सेप्शन क्या दिया, मतलब नॉर्मल रूल क्या बोल रहा है, एजेंट किसी को सब एजेंट नहीं रख सकता, हाँ। या एजेंट अपना काम किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रिंसिपल का कंसेंट है तब ठीक है, प्रिंसिपल अपना एक्सेप्टेंस बोल दिया था ठीक है रख लो किसी और को, या दे दो किसी और को हैंड ओवर। कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल अगर इम्प्लाइड है, मतलब प्रिंसिपल का कंसेंट या तो एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, या वो एजेंसी है ही वैसा जहाँ पे सब एजेंसी देने का काम है। जैसे मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा हट इंडिया में किसी को ये काम दिया है कि तुम हमारे भी आप में लोगों को एजेंसी बेचो, ठीक है। कस्टम ऑफ ट्रेड काम ही वैसा है, ये बिजनेस ही वैसा है जहाँ दूसरा एजेंट ही अपॉइंट के बिना काम ही नहीं हो सकता। कोई इमरजेंसी आ गया और वो एजेंट काम नहीं कर सकता, तो वो बोला मेन ओनर को नुकसान हो, उससे अच्छा हम किसी और से करवा ले काम जल्दी से एक बार, तो ठीक है सर, ठीक है। हाँ। यानी सब एजेंट अपॉइंट जनरली नहीं हो सकता, बट एक्सेप्शन है। सब एजेंट होता क्या है, अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। जो पर्सन को ओरिजिनल एजेंट अपॉइंट किया है और वो ओरिजिनल एजेंट के अंडर में ही काम करे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है, तो फिर सब एजेंट और प्रिंसिपल का क्या रिश्ता होगा, वो लोग आपस में क्या होंगे? क्या बोला देखो, द प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड थर्ड पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द सब एजेंट इज बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। अगर मेरे कंसेंट से तुम सब एजेंट अपॉइंट कियो, हाँ। तब सब एजेंट कोई डील करेगा तो प्रिंसिपल के रूप में मना नहीं कर सकता कि नहीं वो तो मेरा एजेंट नहीं, हम क्या करें, हम नहीं मानेंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकता ना। हाँ। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट आता है सब एजेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सर सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल। सब एजेंट का कुछ एक्ट है वो अपने एजेंट को उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो डायरेक्टली प्रिंसिपल को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं। मतलब प्रिंसिपल सब एजेंट का एक्ट को मना नहीं कर सकता, लेकिन सब एजेंट प्रिंसिपल का बात मानने के लिए बाउंड नहीं, ठीक है। हालांकि अगर फ्रॉड या रॉन्ग जानबूझ के रॉन्ग किया है तब प्रिंसिपल उस पर केस कर सकते, तब तो होगा। अदरवाइज वो एजेंट का एजेंट है तो वो एजेंट के लिए जिम्मेदार है, प्रिंसिपल के लिए।
हाँ लेकिन यहाँ पे एक बात बोला, व्हेन सब एजेंट इज अपॉइंटेड प्रॉपरली, तब ये बात यहाँ आ रही है। लेकिन अगर सब एजेंट इज नॉट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, तब क्या होगा? मतलब विदाउट हैविंग अथॉरिटी, उसको एजेंट को हम पावर नहीं दिया था कि तुम सब एजेंट रख लो, लेकिन वो रख लिया, क्या होगा यहाँ पे? The agent stands toward a such person in the relation of principal to an agent and is responsible for his act both to the principal and to the third person. यहाँ पे प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा एजेंट के कोई काम के लिए भी, एजेंट जिम्मेदार होगा अगर सब एजेंट कोई काम करके आ गया। मान लो हम एजेंट को सामान 30 रुपये केजी में बेचने का परमिशन दिया था, हाँ एजेंट एक सब एजेंट अपॉइंट किया, उसको बोला तुम भी माल बिकवाओ, क्योंकि टोटल 2 लाख केजी माल बिकवाना था। एजेंट को लगा हम पूरा खुद नहीं बेच पाएंगे, हाँ तो एक आदमी और अपॉइंट कर लिया, बोला तुम भी बिकवाने में मदद कर, तेरे को भी कमीशन दे देंगे। अगर वो प्रॉपरली अपॉइंटेड होता, मतलब वो प्रिंसिपल का परमिशन या प्रिंसिपल के नॉलेज में रह के अपॉइंट होता। अब अगर ये सब एजेंट 28 रुपये केजी में कहीं डील करके आ जाता, तो प्रिंसिपल भी रेस्पॉन्सिबल होता। हाँ लेकिन सर यहाँ पे अगर प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है, मतलब ओनर को पता ही नहीं है कि एजेंट सब एजेंट रखा है, हाँ अब अगर सब एजेंट 28 रुपये में डील करके आ जाए, तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसको उसका पूरा 30 रुपया चाहिए। कौन देगा? एजेंट देगा। एजेंट देगा। हाँ और अगर मान लें सब एजेंट 30% से जो डील करके आया है 28 रुपया में, इधर में प्रिंसिपल पूरा सामान खुद ही बेच चुका, हाँ अब वो 30% आके प्रिंसिपल का गला पकड़ रहा, नहीं हमको तो सामान चाहिए। प्रिंसिपल बोलेगा हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सब एजेंट मेरे परमिशन के बियॉन्ड अपॉइंट हुए। ठीक है, हाँ तो ये कहानी है। प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ पर्सन सो एम्प्लॉय। प्रिंसिपल उस 30% के या उस सब एजेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, सब एजेंट भी प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब हर सारा गला किसके आ जाएगा? एजेंट के, है ना? हाँ अरे सर एजेंट का तो गलती है यहाँ पे, वो क्यों नहीं बता दिया? बोला नहीं है, पॉइंट कर लिया। ठीक है। हाँ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? एक मिनट देखो, कॉल आ रहा है। हाँ तो सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? When an agent holding an express or implied authority to name another person to act on principle in the business of his agency has named another person, accordingly such person is not sub-agent but as an agent to the principal. वो बोल रहा है तुम एजेंट, तुमको हम एजेंट अपॉइंट किए, हाँ तुम अपने अंडर में कोई को अपॉइंट नहीं कर रहे हो, सब एजेंट नहीं। तुम बोल रहे हो अनुश्री अब मेरी जगह नीरज सर की एजेंट बन जाए, और नीरज भी एग्री कर रहा है। नीरज बोल रहा है अच्छा ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं चंद्रलेखा की जगह अनुश्री, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये सब एजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रलेखा के अंडर में अनुश्री होगी या अनुश्री डायरेक्ट मेरे अंडर में आ जाए, हाँ और मेरा उसका डायरेक्ट एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 एग्जाम्पल पढ़ना, समझ में नहीं आएगा तो बात करेंगे। ठीक। लॉजिक यही है कि अनुश्री बोल रही है मेरी जगह चंद्रलेखा बोल रही है मेरी जगह अनुश्री एजेंट। ठीक है, हाँ एजेंट का क्या ड्यूटी होगा? जब वो उस आदमी का नाम दे रहा है, जब चंद्रलेखा अनुश्री का नाम दे रही है, तो अनुश्री का क्या ड्यूटी होगा? एजेंट है चंद्रलेखा का। इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, एन एजेंट इज बाउंड to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence and would exercise in his own case. इस तरीके से तुम मेरे लिए एजेंट चूज करोगी कि इसमें मेरा कोई नुकसान न रहे, एक रीजनेबल आदमी की तरह। जैसे तुम मेरे लिए जिम्मेदार थी, तुम ये मानोगी अगर तुम उसको अपना एजेंट रखती तो तुम कितना ध्यान से काम करती। अगर तुम अनुश्री को अपना एजेंट रखी होती, तुम प्रिंसिपल होती और अनुश्री को एजेंट अपॉइंट करती, तो जिन जिन बातों का तुम ध्यान रखती, वैसे ही जब तुम मेरे लिए कोई और को अपनी जगह एजेंट अपॉइंट करवा रही हो, तुमको ये ध्यान रखना होगा कि वो सारा प्रॉपरली। ठीक है, मतलब तुमको एक स्टूडेंट आदमी की तरह, मतलब लॉजिकल आदमी की तरह
एक रिजनेबल केयर रखते हुए एजेंट ढूंढना पड़ेगा। Act of an agent exceeding his authority. It can be discussed under two heads as shown below. Where the work can be separated. अगर एजेंट अपना पावर के बियॉन्ड जाके काम करे कोई, तो क्या होगा? अगर वो काम सेपरेट हो सकता है, मतलब दो अलग अलग बातों के लिए बात हो रही है, मतलब तुम एक काम कियो, थोड़ा तो विद इन लिमिट और थोड़ा आउटसाइड लिमिट, और वो दोनों बात को हम अलग अलग करके देख सकते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए नियम से? फिर जो विद इन लिमिट हुआ वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, और जो बियॉन्ड द लिमिट है उसके लिए एजेंट जिम्मेदार होगा। यही बात यहाँ पे बोली। When an agent exceeds his agency to do the work, the principal is bound by that part of work which is within the authority, if it can be separated from part of the work which is beyond his authority. Agent principal उतनी बात के लिए बाउंड होगा जितना within the authority, within the power। लेकिन सर जहाँ सेपरेट नहीं हो सकता वहाँ प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड बाय द ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल बाउंड नहीं है, वो पूरा ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकता है, अनलेस वो एजेंट वो काम नेसेसिटी के लिए नहीं किया, बहुत जरूरी था उसको, तब अलग बात हो गया। वर्क ऊपर तो पड़े थे ना वो बात कि जहाँ पे नेसेसरी है वो करना। एजेंट उस समय इमरजेंसी देख रहा है, इमरजेंसी, तो आप बाउंड हो। तब प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता नहीं हम नहीं मानेंगे, लेकिन जहाँ नेसेसिटी नहीं है, नॉर्मल बात था, और वहाँ वो बियॉन्ड द पावर जाके काम कर ले, तो एजेंट उस प्रिंसिपल उस ट्रांजेक्शन को पूरा रेपुडिएट कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है। देखो एग्जांपल दिया, ए ऑथराइज बी एन एजेंट टू बाई 500 शिप, बट बी परचेज 500 शिप एंड 200 लैंड। In this case, principal may repudiate the whole transaction, क्योंकि वो पूरा परचेजिंग 6000 रुपये में किया है और दोनों सेपरेट नहीं हो पा रहे, कितना रुपया किसके लिए। अगर यहाँ सेपरेट हो पाता कि शिप के लिए कितना, लैंड के लिए कितना, तो फिर शिप वाला ट्रांजेक्शन वैलिड हो जाता, लैंड वाला इनवैलिड। Notice to give an agent. The principal is bound by the notice given to the agent in the course of business. Principal bound होगा। लाइफ बाई स्टॉपल ऊपर जो पड़े वही बात है, हम डिनाई नहीं कर रहा था, तब फिर ओनर लाइबल हो जाएगा, है ना। आप खड़े होकर चिल्ला रहे हो नीरज सर के एजेंट है, हम मना नहीं किया आपको, आप टैक्स के लिए हम लाइबल हो गए। जैसे एग्जांपल दिया, ए एन ओनर ऑफ हिज हाउस हेल्ड आउट दैट बी द ऑक्शनर हैज अथॉरिटी टू सेल द हाउस। ऑक्शन हो रहा है घर का, हम एज एन ओनर बोले हैं, हम एजेंट अपॉइंट नहीं किए थे ऑक्शनर को, बट हमको पता ऑक्शनर है, उसको घर बेचेगा मेरा, तो काम ही वही ऑक्शन करवाना। तो अब वो जो भी ऐड करेगा हम बाउंड हो जाएंगे। लायबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, अगर एजेंट कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करे तब ओनर उसके लिए लाइबल होगा कि नहीं? नहीं। एजेंट एक थर्ड पार्टी के साथ डील करके आ गया जिसमें फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो प्रिंसिपल उस थर्ड पार्टी को बाउंड होगा कि नहीं होगा? होगा। बाद में एजेंट पे केस करके अपना पैसा वसूल करेगा तो अलग बात होगी, बट इसमें थर्ड पार्टी का तो कोई गलती नहीं है ना। नहीं। फिर वहाँ पे यहाँ देखो, प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड कमिटेड बाय एजेंट, अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है ना। बाद में वो लोग आपस में लड़ेगा, जो सटेगा वो अलग बात है, थर्ड पार्टी का क्या गलती है? ये मजेदार केस है। एजेंट एक्टिंग फॉर एन अननेम्ड प्रिंसिपल,
मतलब प्रिंसिपल कौन है पता ही नहीं है, हाँ तो थर्ड पार्टी को ये पता ही नहीं है प्रिंसिपल कौन है। अच्छा हम आपको अपना ऐसा हो एजेंट सकता अपॉइंट है। किया, हम आपको अपना एजेंट अपॉइंट किया, आप अनुश्री को घर बेचने गए, अनुश्री को पता ही नहीं है घर किसका हाँ है। हाँ क्या एजेंट अपना अथॉरिटी में काम कर रहा है कि बियॉन्ड द अथॉरिटी हो गया? क्या प्रिंसिपल लाइबल होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? नहीं होगा। क्यों ऑन डॉक्यूमेंट हम उसको अपना एजेंट को अपॉइंट किए हैं ना, थर्ड पार्टी को क्या मतलब ओनर हाँ का? थर्ड पार्टी को एजेंट के थ्रू डील की है, और वो एजेंट उस घर को अच्छा बेचने के लिए, एजेंट को तो घर बेचने का राइट है कि नहीं? हाँ अब वो अंडर प्राइस भी नहीं बेच रहा है, मान लो ठीक ठाक प्राइस पे बेच रहा है, जो बात हुआ था उसी प्राइस पे। हाँ तो ठीक है। हाँ यही बात। Agent acting for an undisclosed principal, in case of agent acting for undisclosed principal, the mutual right and liability of the agent, principal and third party are as follows. तो यहाँ बता दिया, जब एजेंट के प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड है तो फिर प्रिंसिपल का, एजेंट का, इन लोगों का आपस में म्यूचुअल राइट्स क्या होगा? पहले राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एजेंट पढ़ते हैं। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ओन नेम सो इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट यहाँ पे अपने नाम पे डील कर रहा है एक तरीके से, है ना? हाँ तो फिर एजेंट भी थर्ड पार्टी को बाउंड हो गया, ही इज ऑल्सो पर्सनल लायबल टू द थर्ड पार्टी, क्योंकि वो एजेंट, ओनर का नाम बताया नहीं है ना, प्रिंसिपल का नाम, तो वो पर्सनली खुद भी लायबल हो रहा है। अगर आप प्रिंसिपल कोई वे में भाग के निकल जाए तो एजेंट गला फंस जाएगा, उसको उससे भी केस किया जा सकता है, ठीक है? हाँ ये उसका लायबिलिटी हो गया। हाँ, लेकिन एजेंट का उस प्रिंसिपल के ऊपर बाद में हक होगा पैसा रिकवरी करने का। तो एजेंट का राइट क्या है कि वो प्रिंसिपल से लड़ सकता है, एजेंट का लायबिलिटी क्या है कि उसको पर्सनली वो थर्ड पर्सन के लिए बाउंड होना पड़ेगा अगर एजेंट, अगर प्रिंसिपल डिनाई कर दे। राइट एंड लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल हैज द राइट टू इंटरवेन एंड रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल का नाम नहीं पता थर्ड पार्टी को, लेकिन प्रिंसिपल जब चाहे बीच में आ सकता, और वो थर्ड पार्टी ये नहीं बोल सकता तुम कौन हम कौन, तो हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है भाई, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी मेरा है। स्टार्टिंग में हम छुपे रहे, स्टार्टिंग में हम छुपे रहना चाहते थे, एजेंट अपने नाम से सब कुछ कर रहा था, पर जब हमको लगा कुछ तो गड़बड़ है, जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो एज ए ओनर हम बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, ये मेरा राइट है। हाँ और हम थर्ड पार्टी को लाइबल है तो ऊपर ही पड़ चुके थे, हम एजेंट को भी लाइबल है और थर्ड पार्टी को भी लाइबल है, मेरा लाइबिलिटी भी है दोनों के लिए। हाँ अब आता है राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी के। जब थर्ड पार्टी को पता चल जाए ओनर कौन है तो फिर वो ओनर पे भी केस कर सकते हैं और एजेंट पे भी कर सकते हैं, है ना? हाँ प्रिंसिपल को मान लो घर है 50 लाख का, अनुश्री बोली, चंद्रलेखा गई अनुश्री के पास, एक 50 लाख का फ्लैट है, लोगी क्या? वो बोली किसका है घर? बोले उसका तुमको क्या करना है, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, तुम लेना है तो बोलो। वो बोली ठीक है, वो 3 लाख रुपया दे दी उसको, वो बोली ठीक है बाकी पैसा एक हफ्ता में दिलवा देंगे, ठीक है ना? हाँ अब प्रिंसिपल बीच में आया और बोला हमको नहीं बेचना, वो 3 लाख रुपया वापस देना पड़ेगा कि नहीं? जो भी बेनिफिट प्रिंसिपल या एजेंट को मिला है वो वापस रिकवर करने का हक रखता है वो थर्ड पार्टी। हाँ यही है। आता है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट। एजेंट का पर्सनल लायबिलिटी कब कब आएगा? एजेंट पर्सनली कब कब लायबल होगा? जनरली एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं जनरली नहीं, बट कब कब उसका पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी? When the contract is made by agent for the sale to mercantile resident abroad, जो आदमी जिसका सामान है वो इंडिया के बाहर रहता है, हाँ तो यहाँ एजेंट हर बार पर्सनली लायबल होगा। गवर्नमेंट बोलता है भैया इंडिया के बाहर के आदमी को कहाँ पकड़ते फिरे,
तुम क्यों इंडिया के बाहर के आदमी का जिम्मेदारी लिए? तुम लिए, तुम भी पर्सनल लाइबिलिटी। अगर वो फेल किया तो तुम्हारे गले में आ जाएगा काम। या फिर जब एजेंट प्रिंसिपल का नाम बताया ही नहीं है, अनडिस्क्लोज करके रखा है, तब तो जो थर्ड पार्टी है वो तो हर वे में प्रिंसिपल को ही जानता है, सॉरी ओनर को, एजेंट को ही जानता है वो तो। When the principal through disclose cannot be sued, जब प्रिंसिपल डिस्क्लोज हो जाएगा तब एजेंट को सू नहीं सकता, तब एजेंट इज नॉट पर्सनल। ठीक है ना? ये सब बात पर सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिज्यूम्ड इन द फॉलोइंग, यानी ये सब सर्कमस्टांसेस देखो। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिख दिया गया है कि एजेंट भी, एजेंट बोल रहा है तो पर्सनल लायबिलिटी लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है ये बात, तब पर्सनल लायबल होगा। फॉरेन प्रिंसिपल के कहानी में प्रिंसिपल एजेंट लायबल होगा, अननेम्ड प्रिंसिपल के केस में भी एजेंट लायबल होगा। जहाँ प्रिंसिपल पे केस नहीं हो सकता कोई कारण से, तब एजेंट पर्सनल लायबल हो जाएगा। जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट को ये बात एक्सप्रेसली लिख दिया गया या कि वो अपने एक्सेस पावर के बाहर जाएगा तो एजेंट पर्सनल लायबल होगा ना। ये वाला बात रिपीट की है, वो द एजेंट एक्ट फॉर अनऑथराइज्ड अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के ऊपर भी बोल दिया था, अननेम्ड या अनडिस्क्लोज्ड। या फिर वो डील ही ऐसा है जहाँ पे हर बार एजेंट भी लायबल होता ही है जनरली, मतलब उस टाइप का प्रोडक्ट वो वैसे सबके लायबल हो गए। व्हेन द एजेंट एक्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल, ऐसा कोई प्रिंसिपल दुनिया में है ही नहीं। एग्जाम्पल, कोई मंदिर का जमीन है, मान लो वो मंदिर जनरल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई आदमी नहीं बन रहा है वो मंदिर अलग से, कोई ट्रस्ट नहीं है मंदिर का, तब फिर भगवान को कहाँ पकड़ोगे? भगवान तो नॉन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भगवान ही है तो सर वहाँ पे एजेंट लायबल होगा। When an agent receive a pay money by mistake or fraud, एजेंट अपने पास पैसा रख लिया है बाय मिस्टेक या बाय फ्रॉड, ठीक है? वॉइस आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं। When agent sign the negotiable instrument, को बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और एजेंट उस पर खुद अपना हाथ से सिग्नेचर मारे तो एजेंट इस बिल के लिए लायबल हो जाएगा। तुम मेरे एजेंट नहीं हो लेकिन तुम सबके सामने अपने आप को एजेंट प्रिटेंड कर रहे हो। When the agent's authority is coupled with the interest, तो ये सब केस में पर्सनल लायबल हो जाएगा। बात खत्म। 2.8 कितना बड़ा है? 2 पेज का, चलो इस 2.8 को डन कर देते, ठीक है? ई कॉन्ट्रैक्ट एंड ई सिग्नेचर। ई माने इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन। ई कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं आजकल, ई सिग्नेचर भी होते हैं। उनका मीनिंग और उनका कितना रिक्वायरमेंट। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट नॉट पेपर बेस्ड एंड आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। पेपर बेस्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली मेड फॉर स्पीडी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कन्वीनियंट ऑफ द पार्टी। They are the best made between parties who are live in two different parties. जो आप स्विगी, फ्लिपकार्ट, इनसे सामान खरीदते, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? A digital signature is all they need to enter into a contract. उस कॉन्ट्रैक्ट में डिजिटल सिग्नेचर है। इसको कौन गवर्न करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। ये क्या बोलता है? वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, द रिविकेशन ऑफ प्रपोजल एज दे मे बी आर एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सच कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एनफोर्सेबल। ये बोला है इंफॉर्मेशन एक्ट 2008 कि कोई भी ऑफर, कोई भी एक्सेप्टेंस या कोई भी ऑफर का रिवोकेशन या कोई भी एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है तो उसको अनएनफोर्सेबल नहीं मानेंगे, वो वैलिड माना जाएगा। मतलब सर इस एक्ट के डेफिनेशन में ये बात लिख दिया।
तो ये इनवैलिड नहीं होगा, ये वैलिड होगा। होगा। For any contract to be valid, signature from both the parties are required. In the case of e-contract, an electronic signature comes to play. Electronic signature is defined to be Information Technology Act as the authentication of any electronic record by subscriber by means of electronic technique. आप कोई ऑनलाइन टेक्निक से साइन कर रहे हो, आजकल आता है ना बेटा, डिजिटल सिग्नेचर, एक पेन ड्राइव या कुछ अटैच करते हैं और वहाँ पे पासवर्ड देते हैं तो सिग्नेचर छप जाता है ऑटोमेटिक, उसको वैलिड माना है, क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ IT एक्ट बोलता है ये ऑथेंटिकेटेड बाय अफिक्सिंग ए सिग्नेचर ऑन एनी डॉक्यूमेंट, इसको वैलिड माना जाए। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्व द सेम पर्पस एज हैंड रिटन सिग्नेचर। ये बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है, ठीक है। ई कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होता है, ओरिजिनेटर और एड्रेसी। ओरिजिनेटर कौन हुआ? द पर्सन हु सेंड, जनरेट, स्टोर एंड ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जो मैसेज भेज रहा है, जनरेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है टू एनी अदर पर्सन, मतलब भेजने वाला हो गया ओरिजिनेटर, जो क्रिएट कर रहा है वो ओरिजिनेटर, और जिसको मिल रहा है वो एड्रेसी। who is intended by the originator to receive the electronic record। हम आपको मेल भेजा, मेल, हम ओरिजिनेटर हो गए, आप एड्रेसी। अब बोला यहाँ पे ई कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का है? 3 कॉमन काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट आर ब्राउज रैप, श्रिंक रैप एंड क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? पहला ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा बोला श्रिंक रैप और तीसरा बोला क्लिक रैप। ब्राउज रैप क्या हुआ? इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टी बाय यूज ऑफ द वेबसाइट। आप वेबसाइट के थ्रू डील करो, इसको बोलते हैं ब्राउज रैप, ठीक है। श्रिंक रैप क्या होता है? लाइसेंस एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे आपके मेरे बीच में कोई लाइसेंस एग्रीमेंट बने, where the terms and contract conditions of the contract are enforced upon the consumer as soon as you open the package। जैसे ही आप डब्बा खोल दिए, अब आपके ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन था उसमें सब लागू हो जाएगा। जब आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट खरीदते हो ना मेनली, तब ये वाला बात है। जैसे हम टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा तो वो मेरे को पैकेज भेजेगा, जैसे हम पैकेज को ओपन कर लिया, माने एक टाइप का ये लाइसेंस एग्रीमेंट था ना, हर साल टैली यूज करने का हम लाइसेंस ले लिया उसको। बहुत सारे ऐप होता है ना जिनका आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है पे करके, और आपको परमिशन मिलता है उतना ही दिन का। तो आप जिस दिन ओपन कर लिए पैकेज को, मान लिया गया आप लाइसेंस चालू हो गया उससे, ठीक है। तो श्रिंक रैप मतलब जहाँ पे कोई लाइसेंस एग्रीमेंट हो और एज सून एज एड्रेसी उसको ओपन कर ले, माना जाएगा उस दिन से एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। ब्राउज रैप क्या था? जब आप किसी वेबसाइट के थ्रू डील करते। और लास्ट है क्लिक रैप। क्लिक रैप क्या होता है? एग्रीमेंट रिक्वायर द यूजर टू मैनिफेस्ट हिज कंसेंट और एसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द लाइसेंस यूजर के सॉफ्टवेयर क्लिक ओके और आई एग्री। जब तक आप ओके या आई एग्री करके उसको क्लिक करते हैं ना, बहुत सारा चीज़ खोलते हो, तब बहुत सारा ऑनलाइन में वेबसाइट खोलते हो, वहाँ पे ओके या आई एक्सेप्ट द कंडीशन पे क्लिक करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्लिक रैप। देखो क्लिक करते हो इसलिए क्लिक रैप, ठीक है। आखिरी टॉपिक और ये चैप्टर खत्म। वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। सर ई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट, प्रोवाइडेड दे मेड ऑफ फ्री कंसेंट और पार्टी कॉम्पिटेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है, तो उसको वैलिड मानते थे। यानी फ्री कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। Generally there is no scope for negotiation on e-contract and usually take to leave it transaction, या तो लेना या छोड़ना, दो में से या टेक इट और लीव इट ई कॉन्ट्रैक्ट।
Indian court had deal with the instance where the terms of contract were negotiated between parties when parties can collect unfair dominance. देखो जब कोई अनफेयरली डोमिनेट कर रहा है आपको तब कोर्ट इन्वॉल्व होता है ना. हाँ. ई कॉन्ट्रैक्ट में कोई आपको अनफेयरली तो डोमिनेट कर नहीं रहा, आपका चॉइस है, लेना है तो लेना, तो मत लो, कोई मजबूर तो आपको कर नहीं सकता. आप हॉटस्टार खोले, आप वीडियो देखना चालू किए, वहाँ वीडियो पे लिखा आ रहा है कि 10 मिनट ही फ्री है, उसके बाद आप पे करोगे तभी आपको आगे देखने मिलेगा. हाँ. तो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि आप आगे लेना ही पड़ेगा. अब आपको आप खोल लिए तो हाँ. अब मत देखो, आगे बंद कर दो. मतलब यहाँ पे फ्री कंसेंट बिल्कुल है. हाँ. और जब फ्री कंसेंट हो तो कोर्ट इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है. मेन कंटेंट फ्री कंसेंट है. हाँ. सो लॉफुल है, बिल्कुल है. लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, वो भी इम्पोर्टेंट बात है. पार्टी का कॉम्पिटेंसी, वो भी इम्पोर्टेंट बात है. लेकिन एक मेजर फैक्टर कोर्ट कब इन्वॉल्व होता है, जब दबाव में डाल के किसी को मजबूर करके कोई काम कराया जाए. और यहाँ कोई दबाव और मजबूरी नहीं है. दैट मीन्स ई कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है. ठीक बात. हाँ. अब एक चैप्टर है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, एक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ स्टॉप करेंगे, आगे बढ़ेंगे. ये खत्म नहीं होगा, स्टार्ट करेंगे तो हाँ, ये 2 यूनिट तो नहीं खत्म होगा, एक हो जाएगा बस, 2 नहीं होगा. एक काम करते हैं, एक क्लास और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं.